कथा संवेद 9। राकेश दुबे की कहानी खोई हुई हंसी। टिप्पणी राकेश बिहारी की। वाचालता के विरुद्ध मितभाषिता के कथाकार राकेश दुबे का जन्म 25 जनवरी 1979 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के सरार ग्राम में हुआ। कथाक्रम के जुलाई सितंबर 2008 अंक में प्रकाशित कहानी नई दुनिया से अपनी कथा यात्रा शुरू करने वाले राकेश दुबे का एक कहानी संग्रह सपने, बिगुल और छोटा ताजमहल प्रकाशित है। शासन और सत्ता की प्राथमिकताएं केंद्र और हाशिए के नैसर्गिक संबंधों को एक जटिल राजनैतिक प्रक्रिया में बदल देती हैं। संतुलित विकास के लिए प्राथमिकता निर्धारण की योजनाएं किस तरह वरीयता और उपेक्षा के खेल का स्वरूप ग्रहण करती रही हैं, पूर्वोत्तर का इतिहास इसकी मजबूत गवाही देता है। इतिहास और वर्तमान की आवाजाही के बीच पूर्वी की गायब होती हंसी को वापस लाने के लिए राष्ट्रपति भवन के परिसर से एक खास किस्म का फूल लाने का सामूहिक उद्यम जिस सांकेतिकता के साथ पूर्वोत्तर की तकलीफ़ों और संवेदनाओं की नब्ज पर उंगली रखता है, वही यहाँ एक रोचक और अर्थपूर्ण कहानी के रूप में उपस्थित है। पूर्वी और उत्तर की प्रेम कथा तथा लुटियन के भारत आगमन के इतिहास के रेशों से बुनी गई यह कहानी आख्यान और इतिहास की पारस्परिकता का एक विरल उदाहरण है। गल्प और इतिहास की गलवहियों से विनिर्मित राकेश दुबे की कहानी खोई हुई हंसी शेष भारत, खासकर हिंदी प्रदेशों और पूर्वोत्तर के बीच एक आत्मीय संबंध सेतु का निर्माण भी करती है। कुछ एक अपवादों को छोड़ दें तो हिंदी कहानी की मुख्य धारा पूर्वोत्तर की चिंताओं से सामान्यतया दूर ही रही है। इस कहानी को उस अंतराल की भरपाई की एक कोशिश की तरह भी रेखांकित किया जाना चाहिए। तो आइए सुनते हैं राकेश दुबे की लिखी कहानी, उन्हीं की जुबानी, खोई हुई हंसी। नमस्कार। संवेद के इस मंच से जुड़े हुए सभी श्रोताओं और पाठकों का स्वागत करते हुए मैं राकेश दुबे सबसे पहले मैं आभार प्रकट करता हूं संवेद मंच का, साथ ही साथ मैं आभार प्रकट करता हूं आदरणीय श्री राकेश बिहारी जी का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया कहानी पाठ के लिए। तो बिना किसी विशेष भूमिका के मैं अपनी कहानी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं। कहानी का शीर्षक है खोई हुई हंसी। अरे बस भी करो उत्तर, मर जाऊंगी मैं, पूर्वी बेतहासा चिल्लाई। अच्छा अब अपनी बारी आई तो मर जाऊंगी मैं, मुझे कितना दौड़ाया था, उत्तर अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। नहीं नहीं, मैं सच कह रही हूँ, सचमुच मैं बहुत थक गई हूँ, मेरी धड़कन अब मुझसे संभल नहीं रही है, तुम खुद ही देख लो। पूर्वी ने झट से उत्तर का हाथ कलेजे पर सटा दिया। चौंक उठा उत्तर। अरे हाँ रे, तेरा दिल तो सचमुच बहुत जोर जोर उछल रहा है, चल थोड़ा आराम कर लेते हैं। दोनों आसमान की ओर मुंह करके ब्रह्मपुत्र की गुनगुनी रेत पर पसर गए। लेटे लेटे सोचने लगा उत्तर, आजकल सचमुच बहुत जल्दी थकने लगी है पूर्वी। पहले तो घंटों दौड़ती थी इसी ब्रह्मपुत्र के किनारे, ब्रह्मपुत्र से उसे खूब प्रेम है। वह बेदम हो जाता था उसके साथ दौड़ते दौड़ते। दौड़ते दौड़ते चिल्ला उठता वह, अरे अब बस भी कर पूर्वी की बच्ची, जान निकाल कर ही मानेगी क्या मेरा। खिलखिलाती पूर्वी, गारंटी ले लो मुझसे, तुम्हारी जान नहीं निकल सकती। झल्लाता वह, अरे क्यों नहीं निकल सकती मेरी जान, आदमी के जान की बिसात ही क्या होती है।
घंटे भर से दौड़ा रही है और कह रही है कि जान नहीं निकल सकती। क्यों नहीं निकल सकती, जरा बताओ तो। क्योंकि तुम्हारी जान तो पहले से ही निकाल कर छिपा दिया है मैंने। यहाँ पूर्वी अपनी बाईं छाती की ओर इशारा करती और उत्तर की पीठ पर चढ़ जाती। अच्छा ठहर, अभी मैं तेरी जान भी निकालता हूँ। उत्तर पूर्वी को बाहों में कस लेता। ब्रह्मपुत्र से खेलना उनके गांव के हर व्यक्ति को बेहद पसंद है, उत्तर और पूर्वी को भी। बचपन से ही वे जब भी ऊब जाते हैं इसी तरह ब्रह्मपुत्र के किनारे घंटों एक दूसरे से चुगलबाजी करते पड़े रहते हैं। एक अजीब सा उल्लास देता है ब्रह्मपुत्र अपने सानिध्य से। ब्रह्मपुत्र उनके लिए दोस्त, भाई, पिता सब कुछ है। वर्षों से पूरे गांव के जीवन का आधार रहा है ब्रह्मपुत्र। कभी माँ की तरह पुचकारता है तो कभी बाढ़ के दिनों में पिता की तरह क्रोध भी दिखाता है। उस क्रोध से सभी घबराते हैं, लेकिन जानते हैं यह क्रोध अस्थायी नहीं है। जल्दी ही यह क्रोध प्यार में बदल जाएगा और सब कुछ सामान्य हो उठेगा। इसी ब्रह्मपुत्र की छांव में बीता है दोनों का जीवन। बचपन से ही दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद करते हैं। धीरे धीरे दोनों खुद को एक दूसरे के बिना अधूरा समझने लगे हैं। यह बात केवल ब्रह्मपुत्र ही जानता है। गांव बूढ़ा यानी प्रधान की इकलौती बेटी है पूर्वी, जितनी सुंदर उतनी ही चंचल, बात बात पर ठुनकने वाली, लेकिन जल्दी ही मान जाने वाली। उत्तर ने एक नज़र बगल में लेटी पूर्वी पर डाली। वह अब तक आंखें बंद किए है, लेकिन धड़कन शायद सामान्य हो चली है। पूर्वी, ए पूर्वी, उत्तर ने उसके माथे पर आ गई लटों को किनारे सरकाते हुए धीरे से पुकारा। हाँ, सो गई क्या? नहीं रे, बस थोड़ी सी थकान हो गई है। आजकल तू इतना जल्दी कैसे थक जाती है रे? उत्तर अब पूर्वी की सांसों की गर्मी अपने चेहरे पर महसूस करने लगा था। पता नहीं, लेकिन आजकल सचमुच में बहुत जल्दी थकने लगे हूं। खाना ठीक से नहीं खाती क्या आजकल? क्यों? खाती तो हूं, तो फिर इतनी कमजोर कैसे हो गई है? पता नहीं, लेकिन अम्मा भी आजकल यही कहती है कि मैं चिड़चिड़ी होती जा रही हूं। तो तू सोचती नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है? सोचती तो हूं और जानती भी हूं, लेकिन क्या करूं? अच्छा, क्यों हो रहा है ऐसा, जरा बताओ तो। उदासी फैल गई पूर्वी के चेहरे पर। अब क्या बताऊं, इन पत्थर तोड़ने वाली मशीनों को देखते हो, कितना शोर मचाती हैं। जब से ये हमारे गांव में आई हैं, दिन रात ऐसे गरजती हैं मानो शरीर की नसें चटक जाएंगी। लगता है जैसे छाती पर ही चल रही हूं। चैन की नींद भी नसीब नहीं हो पाती इनकी वजह से। सो तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है। जब से ये मशीनें गांव में लगी हैं, पूरा गांव ही अशांत हो उठा है। पहले कितनी शांति थी हमारे गांव में, लेकिन आजकल कोई भी कहाँ चैन से सो पाता है। ये मशीनें हैं या दैत्य, एक पल को भी आराम नहीं लेती। दिन रात पत्थर निकालने में लगी रहती हैं। हमारी जमीन का सारा पत्थर और कोयला पता नहीं कहाँ ले जाते हैं ये लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियों में भरकर। पत्थर और कोयला छोड़ अब तो लकड़ियां भी इन्हीं के हवाले हो गई हैं। जिन जंगलों से हमारा जीवन चलता था, उनमें अब हमें ही नहीं घुसने दिया जाता है। हम तो जंगल से अपनी उतनी ही लकड़ियां लाते थे जितनी हमको जरूरत होती थी। वर्षों से हमारे गांव के लोग जंगल से लकड़ियां लाते रहे हैं, लेकिन कभी यह जंगल इतने उदास नहीं हुए जितने इधर के दिनों में हुए। यही सोचकर तो मुझे और भी रोना आता है उत्तर। इसी तरह चलता रहा तो बहुत जल्दी ही हमारा गांव वीरान हो जाएगा। हमारी धरती खोखली हो जाएगी। ऊपर से इन मशीनों का शोर और धुआं, मेरा तो दम घुटने लगा है। तेरा बाप तो गांव बूढ़ा है, तू उससे क्यों नहीं कहती इन मशीनों को बंद करने के लिए? बापू कहता है कि यह उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि इन मशीनों को दिल्ली वालों ने परमिशन दिया है। तो तू अपने बापू से यह क्यों नहीं कहती कि वही दिल्ली वालों से बात करे इन मशीनों के बारे में? धत बुद्धू कहीं के, दिल्ली यही है क्या? बापू कहता है दिल्ली बहुत दूर है, आसान थोड़े है वहां पहुंचना। दिल्ली भले ही चाहे कितनी दूर क्यों न हो,
लेकिन तेरे बापू को एक बार वहाँ अपनी फरियाद लेकर जरूर जाना चाहिए। आखिर यह हमारे पूरे गांव का मामला है। तू खुद सोच, कैसे जी पाएंगे हम पहाड़ और जंगल के बिना। गंभीर हो गई पूर्वी। बापू दिल्ली चला भी जाए तो भी कुछ नहीं होने वाला। वह कहता है कि दिल्ली वाले किसी की बात नहीं सुनते। अरे ऐसे कैसे नहीं सुनेंगे वे हमारी बात? मैं भी जाऊंगा तुम्हारे बापू के साथ दिल्ली। पूर्वी ने झट से अपना हाथ उत्तर के मुंह पर रख दिया। मैं तुम्हें दिल्ली कभी नहीं जाने दूंगी। दिल्ली वाले जिस पर नाराज होते हैं उसे जेल में डाल देते हैं। मैंने सुना है बहुत बड़ी बड़ी जेलें बनवाई हैं दिल्ली वालों ने। वहां से निकलना बहुत मुश्किल है। तू जेल में बंद हो जाएगा, मैं तो मर ही जाऊंगी। रो पड़ी वह। उत्तर ने गले से लगा लिया पूर्वी को। तू सचमुच मुझसे इतना प्यार करती है? प्यार वार मैं नहीं जानती, लेकिन इतना कह देती हूं, जिस दिन तुझे कुछ हो गया, ब्रह्मपुत्र की सौगंध मैं इसी में छलांग लगा दूंगी। तू तो सचमुच पगली होती जा रही है। उत्तर ने बाहों का घेरा बढ़ा दिया। पूर्वी की दशा से पूरा गांव सदमे में है। पता नहीं क्या हो गया मासूम सी बच्ची को। पूरा गांव जिसकी खिलखिलाहट से गूंजता रहता, उसकी आवाज ही चली गई। पुतलियां तक नहीं हिल रही, जिंदा लाश हो गई है पूर्वी। न जाने यह कौन सी बीमारी है, अब तक ऐसा किसी को नहीं हुआ पूरे गांव में। पूर्वी की माँ रोते रोते निढाल हो गई है। इधर महीनों से खोई सी रहती थी मेरी बच्ची। न ठीक से खाती थी न सोती थी। पूछने पर कुछ बताती भी नहीं थी, बस चुपचाप आसमान की ओर देखने लगती। वैद्य जी भी चिंतित हैं। उनका कहना है कि जब भी किसी को गहन निराशा घेरती है तभी ऐसा होने की संभावना बढ़ती है। भला पूर्वी को क्या निराशा हो सकती है? बाप गांव बूढ़ा है, घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं। यह तो भगवान ही जाने, लेकिन जो हुआ बहुत बुरा हुआ। मुझे तो लगता है जरूर किसी ने कोई जादू टोना कर दिया है हमारी फूल सी बच्ची पर। गांव की एक उम्र दराज महिला ने आशंका प्रकट की। उत्तर गुमसुम बैठा सोच रहा है। उसे पता है कि पूर्वी क्यों परेशान है। उसको बताया भी था, लेकिन उसने ही उसकी बातों को हल्के में ले लिया था। उसे लगा परेशान तो आजकल सभी हैं, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। इसका जवाब तो पुजारी जी ही दे सकते हैं कि पूर्वी की यह दशा क्यों हुई। जब जब गांव के लोग अपने जीवन से जुड़े किसी भी सवाल को लेकर उलझ जाते हैं और कहीं से जवाब नहीं मिलता, वे उन्हीं की शरण में जाते हैं। और आज तक वे कभी भी निराश नहीं हुए। पुजारी जी त्रिकालदर्शी हैं। माँ कामाख्या की उन पर साक्षात कृपा है। वे जरूर पूर्वी को ठीक करने का उपाय बता देंगे। सबने मिलकर निर्णय लिया कि पूर्वी को लेकर पुजारी जी के पास चला जाए। पुजारी जी गंभीर हो गए, आंखें बंद किए, पूर्वी के माथे पर हाथ रखे कुछ देर बुदबुदाते रहे। उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। तेरी लीला भी अपरंपार है माँ, कैसे कैसे खेल खेलती है तू भी। लोग चौंक उठे। किस खेल की बात कर रहे हैं पुजारी जी? वह खेल पूर्वी से कैसे संबंधित है? पुजारी जी अभी भी बुदबुदा रहे हैं। और कितनी परीक्षा लोगी अपने भक्तों की त्रिपुर सुंदरी। ऐसा क्यों करती है तू? अब क्या कहूं इन भोले भाले गांव वालों से? कैसे समझाऊं तेरा खेल? ये भला समझ भी क्या पाएंगे? तेरा खेल समझने में तो बड़े बड़ों के जन्म बीत जाते हैं। पुजारी जी ध्यान मग्न हो गए। जब आंखें खोली तो चेहरा शांत था। यह लड़की मर तो नहीं सकती, लेकिन इस दशा से बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल होगा। ऐसा न कहें महाराज, कोई तो उपाय होगा। लोग आकुल थे। उपाय अगर है भी तो इतना आसान नहीं है। आप आदेश करें महाराज, पूर्वी को ठीक करने के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। उत्तर पहली बार बोला था। मुस्कराए पुजारी जी। मैं समझता हूं तुम्हारी मनोदशा को। एक विशेष तरह का फूल है जिसे अगर 3 दिन तक पीस कर इस बच्ची को पिला दिया जाए तो शायद कुछ बात बन जाए। गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कौन सा फूल है वह? कहाँ मिलेगा? वह केवल एक ही जगह मिलता है, अपने देश के राष्ट्रपति भवन में। मुश्किल यह है कि वह फूल केवल रात में ही खिलता है और राष्ट्रपति भवन में किसी भी आम आदमी को रात में जाने की मनाही है। रो पड़ा पूर्वी का बाप। इसका मतलब बेटी गई हाथ से।
क्या माँ कामाख्या भी हमारी मदद नहीं करेंगी? तमतमा उठा पुजारी जी का चेहरा। हर बात के लिए तुम लोग माँ को ही दोषी क्यों ठहराते हो? माँ ने रास्ता बता दिया, अब करना या न करना तुम्हारे हाथ में है। लेकिन यह मत समझना कि यह दशा केवल पूर्वी की ही है, यह तो केवल चेतावनी भर है। धीरे धीरे यह दशा पूरे गांव की हो जाएगी। पूरा पूर्वोत्तर हंसना भूल जाएगा, चाह कर भी गुनगुना नहीं सकेगा। अभी भी समय है, जल्दी करो, रो गिड़गिड़ाओ, कुछ भी करो, लेकिन वह फूल ले आओ। लेकिन अगर उन्होंने मना कर दिया तो वे भी चैन से नहीं रह सकेंगे। धीरे धीरे पूरा देश इस बीमारी की चपेट में आ जाएगा। माँ दिल्ली वालों को सद्बुद्धि दे, वरना बड़ा भयंकर समय आने वाला है। सभी स्तब्ध हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि पुजारी जी की बातों का मतलब क्या है। आज के पहले किसी ने कभी भी उनको इतना उद्वेलित नहीं देखा था। सभी आसन्न विपत्ति की आशंका से थर थर कांप रहे हैं। पूर्वी का बाप किसी तरह हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा। महाराज, हम अज्ञानी लोग हैं, आपकी बातों का मतलब हमारी समझ से परे है। पूर्वी की इस दशा का पूरे गांव और उस फूल से क्या संबंध है? ये बड़ा गहरा रहस्य है। जन्मों की गाथाएं जुड़ी हैं इसके साथ। खेल तो देखो इस नटनी का। उस समय भी खेल यहीं से शुरू हुआ था, लेकिन तब भी यह ऐसे ही मुस्कुराते हुए मौन रह गई थी। बड़े निराले खेल हैं इसके, बड़े विस्तार से तुम लोगों को समझाना होगा, लेकिन अब मेरे ध्यान का समय हो गया है। तुम्हारे गांव में एक और व्यक्ति है जो तुम्हें वह कहानी सुना सकता है। कई लोग एक साथ पूछ पड़े, कौन? दिव्येंदु बरुआ। दिव्येंदु? लोग सोच में पड़ गए। दिन रात अफीम के नशे में धुत रहने वाला दिव्येंदु, जिसकी बात पर गांव के बच्चे भी विश्वास नहीं करते। लेकिन अगर पुजारी जी कह रहे हैं तो जरूर कोई रहस्य होगा। दिव्येंदु बरुआ की आंखें नशे से झपक रही थीं। पुजारी जी का आदेश, उसके लिए सर आंखों पर। कहानी तो सुनानी ही पड़ेगी। 1857 का गदर जीत के बावजूद अंग्रेजों को बेचैन कर गया। उन्हें हर ओर लक्ष्मीबाई, नाना साहब और तात्या दिखाई पड़ रहे थे। वे अब भी यह नहीं समझ पा रहे थे कि वो कौन सी ऊर्जा है जिसने कुंवर सिंह और बहादुर शाह जैसे बूढ़ों को भी इतना जोशीला बना दिया। हिंदुस्तान तो इस उम्र में लोग बैरागी हो जाते हैं, फिर यह क्रांति। अब तो हर बच्चे से विद्रोह का स्वर सुनाई पड़ रहा है। उन्हें विक्टोरिया पैलेस की दीवारें कांपती हुई महसूस होने लगीं। कांपती दीवारों के बीच जैसे यूनियन जैक उड़ता हुआ नजर आ रहा है। सभी चिंतित थे। आखिर सबसे महत्वपूर्ण उपनिवेश हाथ से खिसकता जान पड़ रहा है। लगता है बंदूक की गोलियां अब बहुत देर तक कारगर नहीं होंगी। अब तो जीसस का ही सहारा है। जीसस का स्मरण आते ही सबकी नजरें उस बूढ़े पादरी पर टिक गईं, जिसे लंदन से खास तौर पर हिंदुस्तान भेजा गया था, जिसके बारे में यह कहा जाता था कि वह भविष्य की इबारतों को न सिर्फ बांध सकता है बल्कि हल भी निकाल सकता है। पादरी गंभीर था। जब ताकत नाकाफी होने लगे तो फिर दैवी शक्तियों की शरण में जाना चाहिए। मुझे लगता है अब समय आ गया जब हमें लुटियन को हिंदुस्तान आने का निमंत्रण देना चाहिए। वही है जो इस समस्या का समाधान दे सकता है। लुटियन? क्या वही लुटियन जो वर्षों से टेम्स नदी के किनारे जंगलों में घूमा करता है? शायद कुछ तांत्रिक साधनाएं भी करता है। हाँ, वही लुटियन। एक वही है जो अंग्रेजों को हिंदुस्तान हाथ से फिसलने से बचा सकता है। पादरी मुस्कुराया। लेकिन कैसे? तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं जानता हूं। अपनी वर्षों की साधना से लुटियन ने ऊर्जा स्थानांतरण की दुर्लभ सिद्धि प्राप्त कर ली है, जिसके द्वारा वह किसी की ऊर्जा को अपने वश में कर सकता है। क्या यह संभव है फादर? बिल्कुल संभव है। इस विद्या की जानकारी हमें भले ही अब मिली हो, लेकिन हिंदुस्तान में तो यह वर्षों से रही है। तुम्हें हिंदुस्तान का इतिहास समझना चाहिए। कृष्ण के बारे में सुना है तुमने? वह निहत्थे होते हुए भी पूरे महाभारत के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। सच तो यह है कि हिंदुस्तान के वायुमंडल में एक और ऊर्जा का आवरण है जिसे दुनिया की कोई बुलेट नहीं बेच सकती। लेकिन फादर, लुटियन का तो कोई निश्चित ठिकाना ही नहीं है। हम उसे कहाँ ढूंढेंगे?
और अगर ढूंढ भी लिया तो क्या गारंटी है वह हिंदुस्तान आने को तैयार ही हो जाएगा। बिल्कुल हिंदुस्तान आएगा लुटियन। इसी समय के लिए तो उसकी सारी साधना है। वह अंग्रेज जाति का सच्चा पुत्र है। और रही बात उसे ढूंढने की, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वह खुद लंदन के दरबार में पहुंच जाएगा। वायसराय उस समय चकित रह गया जब उसे लंदन का तार मिला जिसमें लिखा था लुटियन भारत आने की तीव्र इच्छा प्रकट कर रहा है। उसका कहना है कि वह हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत को अस्थायी बनाने में मदद कर सकता है। तार में आगे लिखा गया था कि लुटियन की बातों का यद्यप कोई तार्किक आधार नहीं है, फिर भी उसे अगले ही जहाज से हिंदुस्तान रवाना किया जा रहा है। साथ ही यह हिदायत दी जाती है कि वायसराय लुटियन के काम में किसी तरह का हस्तक्षेप न करें। दिव्येंदु बरुआ की जुबान लड़खड़ाने लगी। वह बहुत देर तक बिना नशे के नहीं रह सकता, अफीम मंगानी होगी। उत्तर इस सबसे बेपरवाह आंखें बंद किए लेटा रहा। पूर्वी दिन ब दिन असहज होती जा रही है। उसकी असहजता अब दिखाई भी पड़ने लगी है। अपनी खिलखिलाहट से ब्रह्मपुत्र को भी मचलने पर विवश करने वाली, अपनी शरारतों से पूरे गांव की नाक में दम करने वाली पूर्वी न जाने क्यों गुमसुम सी रहने लगी है। उसमें अब न तो पहले जैसा उछाह है न उमंग। पूर्वी, क्या तू बीमार है? नहीं तो फिर ऐसे क्यों रहती है आजकल? कैसे रहती हूँ आजकल? आजकल तो बिल्कुल खोई खोई सी रहती है, न ठीक से बोलती है न हंसती है। अच्छा, लेकिन माँ तो कहती है कि मैं आजकल ज़्यादा ही हंस रही हूँ। एक दिन वह कह रही थी सयानी लड़की को बहुत जोर से नहीं हंसना चाहिए। अच्छा, ऐसा कहा तेरी माँ ने? लेकिन हमारे गांव की लड़कियां तो हमेशा से जोर जोर से हंसती हैं, जहां मन करे वहां जाती हैं। वो तब की बात थी जब हमारे गांव में पुलिस नहीं रहती थी। अब देखते नहीं, हर जगह पुलिस वाले खड़े रहते हैं। माँ कहती है ये बाहर के लोग हैं, इनसे संभल कर रहना चाहिए। हाँ रे, ये पुलिस वाले तो सचमुच बहुत तंग करते हैं आजकल। हर बात में टोका टोकी, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ये लड़की कौन है, क्या लगती है तुम्हारी। उत्तर खींच उठता इन सवालों से। ऐसा तो कभी नहीं पूछा जाता था। उसके गांव में तो कभी किसी लड़की को साथ घूमने पर कोई पाबंदी नहीं रही। लड़की जिस लड़के को भी पसंद करती है, घर वाले उसके साथ शादी करा देते हैं। फिर ये लोग कहाँ से आए हैं जिन्हें लड़के लड़की के साथ घूमने पर इतनी पूछताछ करनी पड़ती है। वह बचना चाहता है इन सवालों से। पता नहीं किसने भेज दिया इन पुलिस वालों को, बड़बड़ा उठा उत्तर। बापू कहता है इन पुलिस वालों को भी दिल्ली ने ही भेजा है। ये दिल्ली वाले पता नहीं क्यों हमारे गांव के पीछे पड़े हुए हैं। पहले पत्थर तोड़ने के लिए दिन रात शोर करने वाली मशीनें भेज दी, हमारे जंगल से लकड़ियां काटने पर रोक लगा दिया, और अब इन पुलिस वालों को भेज दिया। ये तो दिल्ली वाले ही जाने, लेकिन घर में बंद रहने से अब मेरा दम घुटने लगा है। कितना अच्छा भला चल रहा था हमारा जीवन, पता नहीं किसकी नजर पड़ गई। पूर्वी की आंखें उदास थीं। जिस दिन लुटियन का जहाज हिंदुस्तान की जमीन से टकराया, उसका स्वागत करने के लिए खुद वायसराय और पादरी भी मौजूद थे। अफीम की खुराक पाने के बाद दिव्येंदु ने संयत होकर कहानी आगे बढ़ाई। हिंदुस्तान आते ही लुटियन अपने काम पर लग गया। उसे पूरा हिंदुस्तान घूमना था। पूरे 5 साल बीत गए। वह घूमता रहा, नदी, पहाड़, जंगल, गांव और शहर। कभी मिट्टी सूंघता, लोगों को छूता, मंदिरों और मस्जिदों में घंटों मौन बैठता रहता। उसके साथ भारतीय इतिहास और मिथक की जानकारी रखने वालों की एक पूरी टीम थी। पूर्वोत्तर आकर ठहर गया उत्तर। दूर दूर तक फैले पहाड़ और मन की ताजगी देने वाली हरियाली ने उसे बांध लिया। घोर गरीबी और अशिक्षा के बावजूद इतने प्रसन्न लोग। वह इस इलाके में जितना ही आगे बढ़ता, विस्मित होता। आखिर क्या है इस अविराम उल्लासपूर्ण जीवन का राज? उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि दुनिया में कोई ऐसा भी इलाका होगा जहाँ के लोग इतनी कठिन परिस्थितियों में भी इतने खुश रहते होंगे। हर ओर संगीत, नृत्य और प्रेम का इतना सहज फैलाव उसके लिए रोमांचित करने वाला था। बिना किसी आयोजन और प्रयास के हर तरफ प्रेम ही प्रेम।
इतिहास और मिथक के जानकार बता रहे थे कि पुराणों में इस इलाके का वर्णन बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा मणिपुर की थी। कृष्ण की पटरानी रुक्मिणी भी यहीं से थी। भीम ने इसी इलाके की हिडंबा से विवाह किया था, जिससे घटोत्कच हुआ। असीम बलशाली था वह। कहते हैं कर्ण के पास अमोघ शक्ति थी, जिसे उसने अर्जुन के लिए बचा कर रखा था। घटोत्कच ने ऐसा विकट संग्राम किया, कर्ण विवश हो गया उस शक्ति के प्रयोग के लिए। घटोत्कच तो मर गया, लेकिन अर्जुन सदा के लिए सुरक्षित हो गया। सर, यही कामाख्या का प्रसिद्ध मंदिर है। कहते हैं जब शिव सती की लाश को लेकर तांडव कर रहे थे, तो सती का जन्नांग यहाँ गिरा था। तब से ही यह स्थान शक्ति साधना का केंद्र है। हर तरह के साधक यहाँ साल भर अपनी शक्ति की उपासना करते हैं। मुस्करा उठा लुटियन। सचमुच ही यह स्थान शक्ति का केंद्र है। प्रेम के बिना भला शक्ति कैसे उत्पन्न हो सकती है? जहाँ जीवन के इतने गहरे स्तर पर प्रेम है, शक्ति वहीं हो सकती है। इस शक्ति को साधे बिना हिंदुस्तान पर हुकूमत संभव ही नहीं है। अनगिनत रातें बेचैन रहा, कैसे साधा जा सकता है इस ऊर्जा को? पश्चिम और पूरब दोनों के ग्रंथों को खंगालना शुरू कर दिया। रात को लुटियन अपनी डायरी में लिख रहा था, पूर्वोत्तर को समझने के लिए घटोत्कच से गुजरना अनिवार्य है, क्योंकि वह पूर्वोत्तर का प्रतिरूप है। वह जब कभी भी संग्राम में उतरेगा, सामने वाले को अपना सर्वोत्तम प्रयोग करना ही होगा। वह अर्जुन के लिए सदैव ढाल बनना रहेगा। अर्जुन जिसमें भारत की आत्मा बसती है। आगे की पंक्ति में उसने विशेष रूप से रेखांकित किया, भविष्य के हर शासक को इस इलाके को बेहद गंभीरता से लेना चाहिए। एक सहयोगी ने टिप्पणी किया, सर, इस इलाके में तो लोग बेहद संतोषी प्रवृत्ति के हैं। मुझे नहीं लगता है वे कभी भी किसी के लिए कोई मुश्किल पैदा कर सकते हैं। उनका संतोष ही तो मुझे चिंतित कर रहा है। तुम शायद नहीं समझ सकोगे कि बहुत संतोषी व्यक्ति के भीतर जब असंतोष पैदा होता है, तो वह किसी भी शासन की नींव हिला सकता है। लुटियन ने आगे लिखा, जब इस इलाके को मुख्य धारा में लाना बेहद जरूरी है। यहाँ अधिक से अधिक दुकानें खोली जाएं, जहाँ बाहरी दुनिया के सामान उपलब्ध हों। जितनी जल्दी हो सके यहाँ के लोगों को आधुनिक जीवन शैली से जोड़ा जाए। बाहरी लोगों को अधिक से अधिक आवागमन के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। लेकिन अंग्रेज सरकार तो जानबूझकर इस इलाके को तमाम सुविधाओं से वंचित रखना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है सुविधा मिलते ही ये लोग अधिकारों के प्रति सचेत हो जाएंगे। हंस पड़ा लुटियन। यही तो नजरिए का फर्क है। सुविधा भोगी लोग उतने खतरनाक नहीं होते जितना सुविधा से वंचित लोग। सुविधाएं आदमी को परजीवी बना देती हैं माय डियर। एक बार जिस कौम को सुविधाओं की लत लग जाती है, वह कौम निकम्मी हो उठती है। वह क्रांति नहीं कर सकती, जैसे हमारी अंग्रेज कौम। तुम्हें क्या लगता है हम अकेले 1857 की क्रांति दबा सकते थे? नहीं प्यारे, अगर भारतीय सिपाही नहीं होते तो आज हम लंदन में बैठकर अपने जख्म सुखा रहे होते। ये सुविधा वंचित लोग किसी भी सरकार के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं, क्योंकि इनकी कोई कमजोरी ही नहीं होती। ये लंबी और विकट लड़ाई लड़ सकते हैं, क्योंकि इनके लिए जीवन और युद्ध में युद्ध अधिक सरल होता है। लुटियन की राय को अंग्रेज सरकार ने गंभीरता से लिया। कलकत्ते से भारी संख्या में अंग्रेज अधिकारी पूर्वोत्तर भेजे गए। हर तरफ सरकारी शराब की दुकानें खोली गईं। रातों रात सड़कें बनाई जाने लगीं। समूचा पूर्वोत्तर अपने इस कायांतरण और अंग्रेजों की दरियादिली पर भौचक था। उत्तर कई बार पूर्वी की बातें सुनकर हैरान उठता है। आखिर कैसे जानती है वह इतना सब कुछ? जंगल के एक एक पेड़, एक एक पत्थर, एक एक पक्षी, नदियों के पानी, मंदिरों, सबके बारे में वह इतना विस्तार से बताती है कि आंखें फैल जाती हैं उत्तर की। तू इतना सब कुछ कैसे जानती है रे? खिलखिला उठते पूर्वी। क्यों, तुझे जलन हो रही है? जलन तो नहीं, लेकिन आश्चर्य जरूर हो रहा है। तू तो कभी स्कूल गई नहीं, फिर इतना सब कुछ कैसे जान लिए? तुझे पता है उत्तर, न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं वर्षों से इस इलाके को जानती हूँ। लेकिन तू तो हमेशा मेरे ही साथ आती रही है। सो तो है, पर न जाने क्यों जब भी मैं इन जंगलों में घूमती हूँ, लगता है पहले भी अनगिनत बार घूम चुकी हूँ।
एक अपनापन सा लगता है इस वातावरण में। मन करता है गले लगा लूं इन पेड़ों को, चूम लूं इन पत्थरों को। जब पूर्वी अपनी रौ में रहती है, केवल देखता भर रह जाता है उत्तर। तू जानता है माँ कामाख्या को अपने इलाके में ही भगवान शिव ने क्यों स्थापित किया? इसमें जानने वाली बात क्या है? सैकड़ों बार कहानियों में सुन चुका हूं कि जब शिव जी माता के शव को लेकर व्याकुलता से तांडव कर रहे थे, उस समय माता के अंग जहां गिरे वहां शक्तिपीठ बन गई। यहाँ माँ का जन्नांग गिरा, सो यहाँ माँ कामाख्या विराजी। मुस्कराई पूर्वी। तुम शायद कभी भगवान शिव को समझ ही नहीं सके। अच्छा, अब तुम ही समझा दो भगवान शिव को। शिव कितने भी व्याकुल क्यों न हो जाएं, निश्चेत कभी नहीं होते। उनकी चेतना हमेशा विवेकवान रहती है। उन्होंने माता के अंगों को अनायास नहीं गिरने दिया, बल्कि माता के हर अंग को वहीं गिराया जहां वे चाहते थे। मतलब यह कि शिव ने विशेष उद्देश्य से अपने इलाके में माता के काम रूप को स्थापित किया। अच्छा, किस उद्देश्य से, जरा मैं भी तो सुनूं। दरअसल वह जानते थे कि प्रेम और काम एक दूसरे के पूरक हैं। ये आपस में इतने गहरे जुड़े हैं कि इन्हें अलग कर पाना बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए भी असंभव होता है। जाने अनजाने हमारा यह इलाका ऐसा है जहां प्रेम और काम दोनों को बड़ी ही सहजता से साधा गया है। इसलिए भोले बाबा ने यहाँ माँ कामाख्या को स्थापित किया। जय हो गुरुजी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मुस्करा उठा उत्तर। पूर्वी का ध्यान इस समय उत्तर की बातों पर बिल्कुल नहीं था। वह तो माँ कामाख्या की मुस्कान में खो सी गई थी। कामाख्या धाम में उस दिन भी ऐसी ही मुस्कान चमक रही थी। उस मुस्कान में बीत कर खो सा गया लुटियन। तमाम भैरवी साधिकाओं के बीच प्रेम रूपा वैसी ही लग रही थी जैसे आकाश के तमाम तारों के बीच चांद। लुटियन को लगा जैसे उसे उसकी मंजिल मिल गई हो। वह जिस उद्देश्य के लिए बरसों से भटक रहा है, उसकी एकमात्र सीढ़ी यह प्रेम रूपा हो सकती है। उसने सम्मोहन विद्या का प्रयोग किया, लेकिन पूरी शक्ति के बाद भी वह असफल रहा। प्रेम रूपा की साधना एक ऐसा कवच थी जिसे भेद पाने में पश्चिम के तंत्र में कोई उपाय नहीं था। उसने दूसरा रास्ता चुना। 100 सोने के मुहरों के बदले मुख्य पुजारी को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह प्रेम रूपा के कवच को भेदने में उसकी मदद करेगा। प्रेम रूपा को सम्मोहित कर खुशी से झूम उठा लुटियन। तमाम रातें प्रेम रूपा के साथ शमशान में बिताकर उसने वह सारी ऊर्जा प्रेम रूपा के शरीर में स्थापित कर दिया जो उसने हिंदुस्तान के तमाम हिस्सों से एकत्रित किया था। आखिरी काम अब बाकी बचा था। पूर्णमासी का चांद आकाश में अपनी पूरी आभा के साथ मुस्कुरा रहा था। यह लुटियन के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रात थी जिस पर हिंदुस्तान में अंग्रेजों का भविष्य टिका था। वह जानता था यह काम आसान नहीं है, लेकिन इसका कोई विकल्प भी नहीं है। ऊर्जा स्थानांतरण केवल एक ही स्थिति में हो सकती है, जब शरीर का प्रत्येक अणु क्रियाशील हो लेकिन चेतना शून्य में स्थित हो। ऐसी स्थिति या तो संभोग में होती है या समाधि में। समाधि का रास्ता लंबा है, उसके पास समय कम है। साधना की इस प्रक्रिया में विपरीत रत में साधक को बिना अस्खलित हुए योगिनी को 11 बार अस्खलित कराना था। जरा सी चूक भारी पड़ सकती है, लेकिन यदि वह सफल हो गया तो प्रेम रूपा के भीतर इस समय अनंत ऊर्जा एकाकार है। लुटियन प्रेम रूपा के सौंदर्य से स्वयं को निरपेक्ष रखते हुए विपरीत रति की प्रक्रिया में लीन हो गया। प्रेम रूपा का हर स्खलन उसमें अपार ऊर्जा का संचरण कर रहा था। हर संचरण उसमें रोमांच भर रहा था। उसका नाम अंग्रेज जाति के इतिहास में अमर होने वाला है। जो काम तलवारें न कर सकीं, वह उसे पूरा करने के बेहद करीब है। वह अपनी आंखें बंद किए हुए था। चाँद जैसे थक कर आंखें झपकाने लगा था। वातावरण की नमी और ब्रह्मपुत्र की ताजगी दोनों ही उस पर भारी पड़ रहे थे। एक क्षण के लिए उसकी एकाग्रता टूटी। सांसों की गति अनियंत्रित हो गई। अचानक उसे लगा जैसे उसके कमर के नीचे से ज्वालामुखी पिघल रहा है। चिल्ला उठा वह। सफलता के इतने करीब पहुंचकर असफल हो जाना उसे बेचैन कर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मारण विद्या के प्रयोग से प्रेम रूपा की प्राण ऊर्जा को एक विशेष फूल में कैद किया और कलकत्ता रवाना हो गया। लुटियन के इस प्रस्ताव पर कि राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जानी चाहिए,
अंग्रेज अधिकारियों में खलबली मच गई। तमाम विरोधी स्वर थे। यह आसान नहीं। वे कलकत्ता के वातावरण में स्वयं को अभ्यस्त कर चुके थे। उनके लिए रायसीना की पहाड़ी वीरान थी। आखिर सोनागाछी को दिल्ली कैसे ले जाएंगे? लेकिन लुटियन अपने प्रस्ताव पर अटल था। उसने सीधे लंदन बात की। राजधानी स्थानांतरण के पक्ष में उसके तर्क काफी मजबूत थे। उसने इतिहास का हवाला देते हुए यह स्पष्ट किया कि जिन शासकों ने भी हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के अतिरिक्त कहीं और स्थापित की, उन्हें शासन चलाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। उसने माहौल में व्याप्त तल्खी को हल्का करते हुए मुस्कुराते हुए बताया कि हिंदुस्तान के इतिहास के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि दिल्ली की हवा में एक जादू है जो सदैव शासक को ऊर्जा प्रदान करती है। इस ऊर्जा का प्रभाव ऐसा है कि यहाँ धृतराष्ट्र भी बहुत आसानी से शासन चला सकता है। बहुत मशक्कत के बाद लुटियन के तर्क से सहमत होने के बावजूद अगली शंका राजधानी परिवर्तन में होने वाले खर्च को लेकर पैदा हो गई। लुटियन ने स्पष्ट कर दिया, निर्माण तो हमें हर हाल में करना होगा, राजधानी चाहे दिल्ली जाए या कलकत्ता रहे। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह निर्माण हिंदुस्तान का शासन चलाने के लिए उपयुक्त नहीं है। लंदन की सहमति पाकर लुटियन दिल्ली आ गया। योजना के मुताबिक सबसे पहले वायसराय भवन का निर्माण शुरू हुआ। दिन भर मजदूर काम करते और रात को लुटियन। एक एक फूल वह काफी विचार से लगाता। हर पौधे को रोपने के बाद उसके चेहरे पर एक आश्वस्ति उभर जाती। बिल्कुल बीचों बीच उसने वह फूल लगाया जिसे कामाख्या से लाया था। लगभग 17 वर्ष लगे निर्माण पूरा होने में। वायसराय भवन का बगीचा अनेक प्रकार के फूलों से गमक उठा। मुस्करा उठा लुटियन। आखिर उसका वर्षों का सपना पूरा हुआ। वायसराय भवन के संचालन के लिए परिश्रम से तैयार किया गया मैनुअल उसने सुरक्षित स्थान पर रख दिया। दिव्येंद्र बरुआ के चुप होते ही पुजारी जी बोल पड़े, माँ कामाख्या की लीला तो देखो, वही प्रेम रूपा अब पूर्वी बनकर आई है। शायद यह माँ द्वारा दिया गया एक भूल सुधार का मौका भी है, वह भूल जो हम वर्षों से करते चले आ रहे हैं। हमें लुटियन और धृतराष्ट्र दोनों से मुक्ति पानी होगी। दिल्ली में सभी भौचक हैं, चारों तरफ आदमी ही आदमी, लेकिन पहचानता किसी को कोई नहीं। न जाने सभी किस जल्दी में हैं, दम भरने भर की भी फुर्सत नहीं, बस चलते रहना ही जैसे नियत हो, लेकिन पहुंचता कोई नहीं, मानो किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हों। आदमी आदमी में इतना अंतर पहली बार उसने देखा है। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, इतने महंगे कपड़े, महंगे शौक और इन्हीं के बीच भीख मांगकर जीवन गुजारने वाले लोग भी। उसके गांव में किसी के पास भी इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन भीख भी कोई नहीं मांगता। राष्ट्रपति भवन देखकर सबकी आंखें फैल गईं। एक आदमी के लिए इतना बड़ा महल, इसमें तो हमारे जैसे कई गांवों के लोग रह सकते हैं। उत्तर दौड़कर उस फूल के पास पहुंच जाना चाहता है जिसमें पूर्वी की शांति कैद है। पुजारी जी ने उस फूल की जो पहचान बताई है उसे बराबर याद है। पूर्वी की याद आते ही बेचैन हो उठा वह। कितना भाग्यशाली मानता था वह खुद को पूर्वी के साथ पाकर। वह थी भी तो ऐसी ही, हंसती तो जैसे ब्रह्मपुत्र खिलखिलाता, चलती तो पेड़ झूमते, और जब बोलती तो मानो तमाम पक्षियां एक साथ चहचहा उठती। न जाने किसकी नज़र लग गई। उसे लगा जैसे राष्ट्रपति भवन मुस्करा रहा है। इस मुस्कान से बेबसी उभर आई है उसके मन में। बड़बड़ा उठा वह, तुम बहुत बड़े हो, हमें गर्व है तुम्हारे बड़प्पन पर। भगवान करे तुम और ऐश्वर्य प्राप्त करो, लेकिन तुम्हारे मुस्कराने के लिए हमारा रोना कब से जरूरी हो गया। तुम जानते हो, पूर्वी की दशा से पूरा गांव हंसना भूल गया है। भगवान के लिए लौटा दो ना हमारी हंसी को। तुम्हारे पास तो खुश होने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारे लिए तो हमारी हंसी ही जीवन है। उनकी बातें सुनकर सुरक्षा अधिकारी हंसते हंसते बेहाल हो गया। हर साल सरकार आप लोगों के लिए इतना पैसा भेजती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं दिख रहा है। अभी भी पूरा पूर्वोत्तर रूढ़ियों और अंधविश्वास से ग्रसित है। भगवान के लिए आप हमारी बात पर यकीन कीजिए। यह हमारी पूर्वी के जीवन का सवाल है। अच्छा तो आप लोग यह चाहते हैं कि हम यकीन कर लें कि किसी की आत्मा को किसी फूल में कैद किया जा सकता है। आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है, न सही,
आप बस हमें एक बार राष्ट्रपति भवन के भीतर रात को प्रवेश की अनुमति दे दीजिए। उस फूल से हमारी पूर्वी की खुशी लौट आएगी, हमें और कुछ नहीं चाहिए। उत्तर गिड़गिड़ा उठा। ऐसा नहीं हो सकता। राष्ट्रपति भवन का कानून किसी भी आम आदमी को रात में प्रवेश की इजाजत नहीं देता। क्या आपका कानून किसी की जान से बढ़कर है? शासन किसी की भावनाओं से नहीं बल्कि नियम और कानून से चलता है, और किसी भी आम आदमी के लिए देश का कानून नहीं बदला जा सकता। लेकिन जब लोग ही नहीं बचेंगे तो फिर आपका देश कहाँ रहेगा? आपने पत्थर तोड़ने वाली मशीनें भेजी, हम चुप रहे। आप हमारे जीवन पर पहरा बैठाया, हम तब भी चुप रहे। हमारे ही जंगलों में हमें ही घुसने से रोक दिया, हम तब भी चुप रहे। लेकिन अब आप हमसे हमारी हंसी भी छीन लेना चाहते हैं, वह भी केवल इसलिए कि आपका कानून बना रहे। अब हम चुप नहीं रहेंगे। हम या तो जान दे देंगे या फिर अपना पुराना खिलखिलाता जीवन वापस लेकर जाएंगे। पहली बार सरकार किसी धरने को लेकर इतनी बेचैन है। मीडिया ने इसमें आग में घी जैसा काम किया है। लोग धीरे धीरे ही सही धरने में शामिल हो रहे हैं। उत्तर से सबको सहानुभूति हो गई है। पूर्वी अब उसकी ही नहीं समूचे देश की हंसी के लिए जरूरी बन गई है। प्रधानमंत्री आवास पर चल रही सर्वदलीय बैठक में सभी मायूस हैं। वर्षों बाद किसी मुद्दे पर सभी एक साथ दुखी हैं। सबके सामने लुटियन द्वारा तैयार किया गया मैनुअल खुला पड़ा है। वास्तुशास्त्रियों का मानना है कि यह सब आम जनता के लिए राष्ट्रपति भवन खोले जाने का परिणाम है। लोग ऊर्जान्वित हो उठे हैं, जबकि मैनुअल में साफ साफ लिखा है, जितना हो सके आम जनता को लुटियन जोन से दूर रखना ही शासन के हित में है। तो क्या फिर से राष्ट्रपति भवन को आम जनता के लिए बंद कर दिया जाए? नहीं, इससे गलत संदेश जाएगा। मीडिया वाले तिल का ताड़ बना देंगे। फिर राष्ट्रपति भवन के सारे फूलों को धीरे धीरे किसी गोपनीय स्थान पर लगवा दिया जाए और उनके स्थान पर दूसरे फूल लगा दिए जाएं। आम जनता के साथ पूर्वोत्तर को भी सरकारी हंसी देने की पेशकश की जाए और लुटियन के मैनुअल को दूसरे कवर में ढक दिया जाए ताकि यह भी सुरक्षित रह सके। निर्णय पर सभी दल एक मत हैं। फिलहाल अपुष्ट सूत्रों से जो खबर आ रही है वह यह है कि सरकार ने अपनी तीनों योजनाओं पर अमल शुरू कर दिया है। आंदोलन में भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। आप भी अगर समय निकाल सकें तो जरूर आइए, उत्तर को बल मिलेगा। पूर्वी के बिना वह अधूरा जो है, आखिर यह उनकी हंसी का सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। नमस्कार।